सो हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जिस तरीके से मैं अपने इस चैनल पे तैयारी करा रही हूँ यूजीसी नेट 2025 दिसंबर एग्ज़ाम की एंड पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें मैंने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की, जिसमें मैंने अब तक तीन मेजर आइडियोलॉजीज़ आपको पढ़ा दी हैं। फर्स्ट आइडियोलॉजी लिबरलिज्म, देन कंजर्वेटिज्म, और ये थर्ड मार्क्सिज्म के बाद मैं फेमिनिज्म कवर करा रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम फेमिनिज्म पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझेंगे, कोर आइडियोलॉजी को समझेंगे, एसोसिएट थिंकर्स को समझेंगे, देयर बुक समझेंगे। देखो फेमिनिज्म में मैं बता रही हूँ, फेमिनिज्म जो टॉपिक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आती हैं। तो इसमें क्या आता है, इसमें इसके आइडियोलॉजीज़ के कोर प्रिंसिपल्स आते हैं। लाइक फेमिनिज्म किसके ऊपर बात करता है? पैट्रियार्की के ऊपर बात करता है, ठीक है, और इक्वल राइट्स के ऊपर बात करता है, इक्वल वोटिंग राइट्स के ऊपर बात करता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा क्या है, इसमें बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक भी बुक आप मत छोड़ना, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑप्शंस में किसी न किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको बुक मिल ही जाएगी। इनकी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी याद कर लेना। और इसमें जो डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है वो देख लेना, एक तरीके से किस तरीके से बात करते हैं, क्या क्या है उसके वैल्यूज़, क्या है, या फिर आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वो किस तरीके से रिलेवेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आई होप सारे लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, बिल्कुल अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने इसमें सारा कंटेंट डाला हुआ है। इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स भी इसी में है, और इसके मेजर आइडियाज़, कोर आइडियाज़ भी इसमें, बस आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। तो देखेंगे कि फेमिनिज्म क्या होता है। फेमिनिज्म इज़ अ रेंज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट। देखो किसी भी आइडियोलॉजी को जो हम मतलब कि इस्टेब्लिश करते हैं, तो कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, समाज में जाती है ना। पॉलिटिक को चेंज करती है, पॉलिटिक्स हमारी डिफरेंट करती है, या फिर किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज करती है। तो एक सोशल मूवमेंट है, ठीक है, इस तरीके का। था नहीं है, अभी भी फेमिनिस्ट थिंकर आपको हर जगह मिल जाएंगे फेमिनिज्म की बात करते हुए, और ये सही भी है। एन आइडियोलॉजी दैट एम टू डिफाइन एंड एस्टैब्लिश द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस। तो फेमिनिस्ट जो थिंकर्स हैं या फेमिनिज्म है, वो प्राइमरीली किसकी बात करता है? वो पॉलिटिकल, इकोनॉमी, पर्सनल, इन सब में क्या है, इक्वल राइट्स की बात करता है, इनइक्वालिटी को हटाने की बात करता है, ठीक है। और किसके लिए बात करता है? दोनों सेक्सेस के लिए, जेंडर के लिए, मैन एंड वीमेन, ठीक है। अब तो और भी ऐड हो गए हैं, लेकिन प्राइमरीली क्या करते हैं, जितने भी सेक्सेस हैं, जितने भी जेंडर हैं, उन सब के लिए इक्वल राइट्स की मांग करता है। उनके लिए इक्वल डिमांड करता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैन को ट्रीट करते आ रहे हैं सदियों से, उस तरीके वीमेन को ट्रीट करना चाहिए। इस तरीके की बात करते हैं कौन? फेमिनिस्ट थिंकर्स। तो देखो फेमिनिज्म आया कहाँ से, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? तो अगर आप हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पीछे जाते हो, कुछ 19 सेंचुरी और 18 सेंचुरी में, तो फ्यूडलिज्म सिस्टम चलता था, ठीक है, जिसमें क्या थे, बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे। उनकी ज़मीनों पे क्या है, छोटे छोटे किसान लोग और ये सारे लोग खेती किया करते हैं, ठीक है। औरतें भी उसमें शामिल हुआ करती थी, और स्लेव्स हुआ करते थे। स्लेव्स कौन? जो इंडियन पीपल जिन्हें वो बोलते थे, जो एशिया से लेके भर के ले जाया करते थे, और अफ्रीका से, वो यहाँ के प्लांटेशन की वहाँ पे क्रॉप वगैरह करा करते थे, और भी उनके बहुत ज़्यादा स्लेव बन चुके थे पूरी तरीके से। आज अगर आप वहाँ को मतलब लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग देखते हो, तो वो उनके दादा परदादा वहाँ पे वही करने गए थे, वहाँ पे खेती वेती करने गए थे, जिनको अंग्रेज़ थे अपने शिप में भर भर के ले गए थे, ठीक है। तो 19 सेंचुरी में क्या आया, जब वोटिंग राइट सबको मिलने शुरू हो गए, लिबरलिज्म की थ्योरी स्टैब्लिश हो गई, सब बोलते हैं लिबरलाइज करो, इकोनॉमी लिबरलाइज करो, लोगों को फ्रीडम दो, लोगों को आगे आने दो, एवरी लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। और इस तरह की जब बातें होने लगी, तो क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे ना लिबरलाइज करने, पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा थोड़ा लिबरलाइज करना शुरू किया। कैसे किया? देखो एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया था, ठीक है, ऊपर से रशियन रेवोल्यूशन आया था। तो आसपास के जो और भी जो मेजर रीजन थे या फिर जो कंट्रीज थे, वो उनमें भी डर का माहौल था कि जिस तरीके से फ्रांस में हुआ, राजा को मार दिया गया, गुलेटिन पे चढ़ा दिया गया, उसकी हत्या हो गई, फिर रानी की हत्या हो गई, उस तरीके से जिस तरीके से जार को निकाला गया था रशिया में, कहीं हमारे साथ भी ऐसा न हो। तो उन्होंने खुद से ही क्या किया, कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आए, कहीं पे उन्होंने क्या किया, चीज़ों को लिबरलाइज कर दिया, लोगों को सपोर्ट करने लगे। इस तरह की चीज़ें देखने को जब मिली, तो क्या हुआ, लोगों में डिमांड हुई किस चीज़ की? वोटिंग राइट्स की, ठीक है। क्योंकि यही था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, हमारे हक की आवाज़ करेगी, हमें भी पता लगेगा कौन सी सरकार क्या काम कर रही है, जो सरकार काम नहीं करेगी, अच्छा, हम उसको गिरा देंगे। इस तरह की जब बातें होती थी, तो सबसे पहले जो वोटिंग राइट्स थे, पूरे यूरोप की बात कर रही हूँ, यूरोप अमेरिका की रीजन की, तो वो सिर्फ मैन को दिए गए थे, और वो भी सारे मैंस को नहीं दिए गए, वो सिर्फ वेल्दी मैन को दिए गए थे, जो क्या करते थे, जो अच्छा पैसा कमाते थे, ठीक है। दूसरा, जो टैक्स में कंट्रीब्यूट किया करते थे, सारे जो लोग थे जो बहुत ज़्यादा कॉमन थे, जिनका टैक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था तो बहुत कम था, और इस तरीके जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों को कोई वोटिंग राइट नहीं था। तो जो मेन थे इस तरीके के, जिन्हें स्लेव्स बोलते थे, और विमेन थे, इनको एक ही सिंपल, इनको पैडलर रखा हुआ था कि तुम लोग तो बस बेकार हो, समाज में और कुछ नहीं है, तुम्हारा काम ही है कि हम मैन को सर्व करोगे, और हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, हमें कैसी नीतियाँ बनानी है, हमें समाज को रूल कैसे करना है, हम एक
वेलफेयर सोसाइटी के स्टैब्लिशमेंट करेंगे, तुम लोग जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओ। इस तरीके से जब बातें होना शुरू हुई और पूरे वर्ल्ड में एक मतलब थॉट ऑफ आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया गया। लाइक जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने मतलब कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो वो आप ही तक सीमित है। जब आप 4 लोगों को बताते हो, जब भी देखो हम जब पढ़ते हैं, हम बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ जाते हैं तो हमारा दिमाग ना लिबरलाइज हो जाता है। हम वो चीज़ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि हमसे वो 4 लोग और सीखें। हमारा कोई लालच नहीं होता है उसमें, बस हमारे एक माइंड सेट होता है इस तरीके का कि हम पढ़ गए हैं, हमें पता है, तो अगर सामने वाले को ये चीज़ नहीं पता है तो उसको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जब बात हो तो मैन ने भी आगे चल के बहुत वीमेंस को सपोर्ट किया, उनके इक्वल राइट्स के लिए सपोर्ट किया, उन्हें आगे आने के लिए सपोर्ट किया। किसी ने अपनी वाइफ को सपोर्ट किया, किसी ने मदर को, सिस्टर को, इस तरीके से सपोर्ट किया। फिर जब इन सपोर्ट से विमेन का सपोर्ट करती हैं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट की पूरी आइडियोलॉजी ही बन गई, ठीक है। फिर इसमें बहुत डिफरेंट थिंकर्स आए, उन्होंने अपनी थ्योरी लगाई, मूवमेंट किए, धरना प्रदर्शन किए, तब जाके इन्हें कहीं 1960s में वोटिंग राइट मिला सबसे पहले, ठीक है। हमारे इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी से वोटिंग राइट मैन विमेन सबको मिल गया था, ठीक है। लेकिन ये लोग थोड़े से किस तरीके से रेशिस्ट टाइप के लोग थे, तो इनमें बहुत ज़्यादा तरीके के लोग उन्होंने अपने कंट्री में ला रखे थे। ब्लैक रेसिज्म बहुत ज़्यादा चलता था, तो वो सबको वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे। इस तरह की आइडियोलॉजीज़ को सबको चैलेंज करते हुए फेमिनिस्ट निकला, ठीक है, फेमिनिज्म निकला। तो इसके देखो कोर आइडियाज़ क्या है, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म देखेंगे तो इसमें देखो फर्स्ट वेव के बारे में हम पढ़ते हैं। पहली वेव कब आई थी फेमिनिज्म की, किस तरीके से आइडिया उठा और पहली जो वेव थी उसने कौन सी डिमांड की, ठीक है, ये डिमांड से एसोसिएटेड है। तो जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की आई थी वो 19 और अर्ली 20 सेंचुरी में आई थी, ठीक है, ये चीज़ हम याद रखेंगे। अब देखो 19 सेंचुरी और अर्ली 20 सेंचुरी में आपको कई सारे मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में आपको पढ़ा था मैंने, ठीक है, लिबर्टेरियनिज्म के बारे में, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसी टाइम क्या है, उसी टाइम फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव आई। इसका फोकस क्या था, लीगल इश्यूज़ पे बात करना, लीगल इश्यूज़ जैसे विमेंस वोटिंग राइट, ठीक है, ये प्राइमरीली विमेन के वोटिंग राइट के बारे में करते थे बात, कि सबको वोट दिया है, ठीक है, सारे मैन को वोट दिया है, और धीरे धीरे आपने क्या है स्लेव्स को भी मैन कंसिडर करके उन्हें वोट दिया है। लेकिन विमेंस का क्या हुआ, उनकी कंडीशन तुम लोग क्यों नहीं सुधार रहे हो, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हो, उनके मन का खाने नहीं दे रहे हो, वो कहीं काम नहीं कर सकती, वो कहीं जा नहीं सकती, दूसरे लोगों से बात नहीं कर सकती। तो ये मतलब कैसी है, हम हम सालों तक ये सर्व करते रहेंगे, मतलब हम नौकर हैं, इस टाइप की जो होता है भाई, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग सबके अंदर होता है। जब आप देखते हो सामने वाले लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं तो आपके ना इनर मोटिवेशन आता है पढ़ने का या उनके तरीके से बनने का। तो ऑब्वियस सी बात है, जब विमेन इतने टाइम से क्या कर रही हैं, मतलब सर्व कर रही हैं मैन को, फैमिली को, तो उनको भी अंदर से लगा कि नहीं नहीं, हम पूरी ज़िंदगी ऐसे सर्व नहीं कर सकते। अगर हम सर्व करते रहेंगे तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन होगी, जो हमारी बेटियां होंगी या फिर हमारी बहनें होंगी, वो भी करती रहेंगी और इस सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हमें आगे आना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। इस तरीके बहुत मूवमेंट हुए। तो सबसे पहले जो हमने देखा फर्स्ट वेव किसके लिए प्राइमरली बात करती है, विमेंस के वोटिंग राइट्स की, ठीक है। सेकेंड वेव कब आती है, सेकेंड वेव आई थी 1960s में, 1980s में। 1960 एंड 1980s की सेकेंड वेव आई थी, जिसका फोकस एरिया था वर्क प्लेस, ठीक है, वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम करने जा रही हैं, ठीक है। जब यहाँ वोटिंग राइट्स मिल गए, ठीक है, तो उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, तो वो क्या है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन्हें भी जॉब्स मिल रही हैं, जॉब में जा रहे हैं। लेकिन जो वर्क प्लेस है वहाँ उनको उस तरीके से एनवायरनमेंट नहीं दिया, हैरेस किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, या फिर लो आईक्यू को बोल के उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। एक मूवी थी, मैंने देखी थी, कल परसों में देखी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी। उसमें एक ब्लैक वीमेन थी जो अफ्रीका से थी, उसने नासा में मतलब उसका नंबर आया हुआ था, तो वहाँ पे रिसर्च कर रही थी, साइंटिस्ट थी। तो ब्लैक वीमेन थी और 1960s की बात है, तो उसके साथ इतना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, इतना बहुत ज़्यादा। उसके पास इवन वॉशरूम उसके ऑफिस से पता नहीं क्या 1 किलोमीटर दूर होता, तो ऑफिस से भागती हुई वॉशरूम में जाती थी। और वो जिस केटल से चाय पी लिया करती, तो जो उसके कलीग्स थे उन्होंने वो सारी चाय फेंक दी थी, या फिर उसके पूरे बर्तन रख दिए, ना उससे कोई बोलता था, उसका मजाक उड़ाता था, इस तरीके की बात थी। लेकिन बाद में उसने लास्ट में चल के जो यूएस आर्मी थी उसमें एक बहुत बड़ा सा कोई सैटेलाइट लॉन्च करने में हेल्प की थी, डिकोड किया था कोई कोड को इस तरीके से। तो वो मूवी थी, काफ़ी अच्छी थी। आई होप सारे लोग को देखनी चाहिए, आप लोग देखना नहीं मिले तो, ठीक है। और सेकंड वेव में देखो किसकी बात होती है, फेयर इज़ द पेन, रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात होती है, विमेंस रिप्रोडक्टिव राइट्स की। देखो आपको रिप्रोडक्शन पता है विमेंस ही करती हैं, ठीक है, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन विमेन पार्टिकुलरली क्या है, बच्चों को जन्म देती हैं। तो उसमें उनकी सहमति होना ज़रूरी है, नहीं है, ऑफकोर्स उनकी सहमति होना ज़रूरी है। अगर वो
पूरी तरीके से तैयार नहीं है, फिजिकली तैयार नहीं है, माइंडली तैयार नहीं है कि उन्हें पता है कि हाँ उसको एक नई लाइफ को अर्थ पे लेकर आना है, कैसे रेस करना है, तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपने अपने रूल्स, अपने मोरल्स किसी औरत पे नहीं थोप सकते कि आप हमारे वंश को आगे बढ़ाओ। ये चीज़ें मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा गाँव में होता है कि बस शादी हो गई तो वो बच्चे बच्चे करो ये सब। तो ये रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करते हैं कि हम डिसाइड करेंगे हमें बेबी करना है या नहीं करना है, हम डिसाइड करें हम अपने बच्चों को कैसे रेज करना है। तो इस तरीके की बातें सेकंड वेव में होने लगी। अब देखो थर्ड वेव में ये लोग किस चीज़ की बात डिमांड करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं। इसमें 1980s में 1990 से 2000 में ये चलता है। ठीक है, तो इसमें इनका जो मेन फोकस एरिया था वो इंडिविजुअलिज्म था, डाइवर्सिटी था। ठीक है, डाइवर्सिटी होनी चाहिए हर चीज़ में अलग अलग। ठीक है, डाइवर्सिटी इन विमेंस के अंदर। ठीक है, जो अमेरिका की विमेंस है वो अलग डिमांड करती हैं। ठीक है, जो इंडियन विमेन है वो अलग डिमांड करेंगी। तो जो अमेरिकन विमेन है हो सकता है वो इक्वल वेजेस की बात कर रही हूँ जब, तो हो सकता है हम तब वोटिंग राइट्स की ही बात कर रहे हों इस तरीके से, या फिर हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हों, पार्लियामेंट में हो गया, चाहे बड़े बड़े किसी भी इंस्टीट्यूट में हो गया, हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हो। जबकि जो पीपल हैं वहाँ के, जो विमेंस हैं यूरोप की, अमेरिका की, वो तब तक किसकी बात कर रहे होंगे, वो बात कर रहे हैं कुछ और राइट्स की जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में। ठीक है, हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे किसी सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और वो लोग किसी नासा वासा आए स्पेस टेक्नोलॉजी में रिजर्वेशन की बात करें, तो डिफरेंट करता है रीजन टू रीजन। ठीक है, एंड जो फोर्थ वेव थी वो 2010 से प्रेजेंट है, अभी भी चल रही है फोर्थ वेव हमारी फेमिनिज्म की। इसका फोकस एरिया है डिजिटल एक्टिविज्म। देखो डिजिटल एक्टिविज्म आपने अच्छे से सुना होगा, ये क्या चलता है, डिजिटली बाइकआउट करते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, अभी जैसे कि था ईरान में था, मरीनी नाम था उनका, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, उन्होंने हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया था, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा हिजाब को लेकर मूवमेंट चला था। ठीक है, जिसमें क्या रहा है, ऑनलाइन औरतें वगैरह सारी इकट्ठी हो रही थी, वो बाल काट रही थी, कोई हिजाब को जला रही थी पब्लिक प्लेसेस पे। तो क्या था, ये मूवमेंट कैसे स्पार्क हुआ, डिजिटली हुआ ना। लोग कहीं एक कोने में क्या हो रहा है हमें क्या पता। इसी तरीके से मी टू मूवमेंट हुआ था एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सारे मूवमेंट जो होते रहते हैं हम इनके बारे में कैसे पता लगते हैं, हमें फ़ोन से पता लगते हैं, इंटरनेट से पता लगते हैं। तो जो डिजिटल एक्टिविज्म की बात करते हैं, डिजिटली लोगों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अगर आज अत्याचार कर दो तुम वुमेन पे, थोड़ा सा सोशल मीडिया वगैरह पे डाल दो, तो इतने ह्यूमन राइट्स वाले इकट्ठे हो जाएंगे, विमेन ह्यूमन राइट्स वाले। ठीक है, और सारे लोग मतलब एनजीओज वगैरह सब आगे आ जाएंगे। ठीक है, ये किस लिए, ये अवेयरनेस के थ्रू है। ठीक है, जब आप चीज़ों को क्या कहते हो, डिजिटलाइज कर दो, डिजिटल एक्टिविज्म चला देते हो। मैंने ये चीज़ें बहुत देखी थी, मतलब ये लोग मीटिंग करते हैं आराम से, फिर कोई प्रोग्राम सेट करते हैं कि आप अपने एरिया में ये कीजिए, हम भी अपने एरिया में करेंगे, तो हमारी डिमांड सुनी जाएगी, और ये वर्क करता है। ऐसे ही वर्क करेगा, ऐसा तो है नहीं कि जो ईरान में हिजाब का प्रोटेस्ट चला था तो उससे इन्फ्लुएंस इंडियंस भी हो जाए, नहीं होगा। अगर होंगे भी तो किस तरीके से होंगे, जब वो फ़ोन पे देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि अच्छा दुनिया भर में ये चल रहा है तो हम भी इसके साथ साथ चलें, क्योंकि जब एक आवाज़ नहीं सुनी जाती तो 10 आवाज़ तो डेफिनेटली सुनी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके का माइंड सेट होता है। तो देखो इसके कोर आइडियाज़ क्या हैं, कि कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ये पैट्रियार्की को क्या करता है, डिस्कार्ड करता है, मतलब पैट्रियार्की नहीं होनी चाहिए। पैट्रियार्की देखो क्या होता है, द मेल डोमिनेंस को जिसको बोलते हैं। ठीक है, हर चीज़ में जो औरतों का आदमी का डोमिनेंस होता है उसको पैट्रियार्की कहते हैं। आपने भी अपने देखा होगा घर में जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो घर का कोई मर्द ही लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब आपके दादाजी लेते होंगे, आपके ताऊ जी लेते होंगे, उसके बाद आपका भाई या फिर पापा लेते हैं। औरतों को बहुत ही कम बोलने दिया जाता है। ठीक है, उनसे बोलता है अरे तुम अपनी राय मत दो, तुम चलो चाय बना के लाओ। ठीक है, इस तरीके की अगर बातें निकल के आती हैं, ये क्या है, पेट्रियार्की। जब तुम उसको इक्वली बोलने नहीं दे रहे हो, उनका कोई हाँ ना नहीं है, तुम अपनी चीज़ें उस पर किसी भी दूसरे जेंडर पे थोप रहे हो, तो ये क्या है, पैट्रियार्की है। ठीक है, उसमें क्या है, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं मेल्स के, नहीं हमारे अंदर IQ जाता है, हम ये कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने तब भी नहीं, क्योंकि तुम इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने एज अ अभी वाइफ डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि तुम्हारी मदर ने कभी डिसीजन लिया, उनकी मदर ने कभी, तो कहते हैं एक जनरेशन से जो चीज़ चली आ रही है उसको वैसे ही चलने दो। ठीक है, इस तरीके की सपोर्ट करते हैं, बात करते हैं कि नहीं आप घर संभालो, हम बाहर संभालेंगे, हम कमा के लाएंगे, तुम बनाओ और आराम से हमारे बच्चे पालो, इस तरीके की बात करते हैं। ठीक है, और ये फेमिनिस्ट क्या जेंडर वर्सेस सेक्स की बात करते हैं, मतलब कि सेक्स देखो एक बायोलॉजिकल टर्म होता है जबकि जेंडर एक सोशल टर्म होता है। ठीक है, तो उसमें ये डिफरेंस बताते हैं, कहते हैं कि जस्ट अ मिनट, सो जेंडर एंड सेक्स में क्या करते हैं, डिफरेंस बताते हैं। जेंडर इनका बोलना है कि सोशल टर्म है। ठीक है, जैसे कि समाज में होता है कि हम नहीं यूज़ करते हैं सेक्स टर्म, मोस्टली क्या है, ये बायोलॉजिकल टर्म है। इंटरसेक्शनैलिटी की बात करता है। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है कि
तो ये किस तरीके की बात करते हैं कि जो इंटरसेक्शनैलिटी है, मतलब कि आप देखो किसी को जैसे कि इनइक्वल रखना चाहते हो, किसी को डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हो, तो उसके साथ ना बहुत सारे फैक्टर्स जोड़ देते हो, बहुत सारे, कि नहीं तुम्हारी रेस ये है तो तुम इसलिए लो हो, ठीक है, तुम्हारे दादा परदादा ये करते थे तो तुम्हारा भी लो IQ होगा, ठीक है, किसी को किसी से जिस तरीके से होता है ना, किसी को उसके बर्थ से जोड़ देना और किसी को सुपीरियर बता देना, किसी को एकदम डाउनग्रेड बता देना, वो उन चीज़ों की बात करते हैं ये, कि बहुत सारी चीज़ों को लेके दिमाग में क्या करते हैं लोग, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, चाहे वो सेक्स हो गया, वो रेस हो गई, उनका कुछ भी हो गया, ठीक है, उनका फैमिली बैकग्राउंड हो गया। एंड एजेंसीज, पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेयर में उनके साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऑब्वियस सी बात है, जेंडर रोल्स के बारे में बात करते हैं ना, स्टीरियोटाइप्स के बारे में करते हैं। स्टीरियोटाइप होता है जब हम किसी के बारे में पहले से गलत सोच बना लेते हैं, उसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। हमें पता है कि हाँ ये लड़की है तो फिर ऐसा ही करेगी, या फिर ये औरत है ये तो कर ही नहीं पाएगी, वो मतलब कि एक औरत है तो किसी कंपनी की CEO हो ही नहीं सकती, वो अच्छे से हैंडल नहीं कर सकती। तो इस तरीके के बहुत सारे स्टीरियोटाइप चलते हैं, ठीक है। उनका पब्लिक और प्राइवेट स्पेयर उनका अलग अलग मतलब बताया गया है कि देखो पब्लिकली वो क्या कर सकती हैं, पब्लिकली वो काम कर सकती हैं जो मैन कर रहे हैं, ठीक है, उनको उनके प्राइवेट स्पेयर से ना जोड़ा जाए। अगर वो खाना भी अच्छा बना सकती है तो बाहर जाके किसी की टांगे भी तोड़ सकती है अगर कोई उन्हें छेड़ेगा तो। इस तरीके की बातें निकल कर आती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म की बात भी करते हैं कि अलग अलग टाइप के फेमिनिज्म क्या क्या बात करते हैं। जो रेडिकल फेमिनिज्म है, जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, वो मानते हैं कि जो पैट्रियार्की है वो रूट कॉज है सारे डिस्क्रिमिनेशन की। उनका तो सिर्फ यही मानना है कि पैट्रियार्की जड़ से ख़त्म कर दो, हम फेमिनिस्ट को क्या है न्याय मिल जाएगा, हम फेमिनिस्ट क्या हो जाएंगे, फिर से सक्सीड हो जाएंगे, या फिर हमारे लिए इक्वल सारी चीज़ होंगी, सारे पैरामीटर्स इक्वल होंगे और हम भी मैंस की तरह रहेंगे, ठीक है। तो ये रेडिकल फेमिनिज्म कहते हैं। मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट क्या कहते हैं, क्लास एंड कैपिटलिज्म लिंक टू जेंडर इनइक्वालिटी। जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से क्लास स्ट्रगल बन गया है या फिर जिस तरीके से कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया गया उसमें औरतों को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया गया है, ठीक है। कैसे, लाइक एक रेस लगी हुई है, उसमें सारे मैन दौड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से, ठीक है। तो उसमें क्या है कि औरतें, मान लो जब हम ओलंपिक्स का चलो एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं होता है आदमियों के साथ औरतों को दौड़ाया जाता है या फिर औरतों के साथ आदमियों को दौड़ाया जाता है, ठीक है, नहीं होता है ना। दोनों के लिए क्या है अलग अलग रेसिंग ग्राउंड्स बने हुए हैं। तो इस तरीके से इनका मानना है कि जब कैपिटलिज्म जब बहुत ज़्यादा क्या होता है रेस पे होता है, तो कैपिटलिज्म जब आगे बढ़ता है तो सारी दौड़ में कौन है, मैन है, ठीक है। तो उन सब दौड़ में कहीं ना कहीं विमेंस नीचे रह जाती हैं। कैसे नीचे रह जाती हैं, जब ये सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इनको एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से ये क्या है उस पर डोमिनेंस है इनका मार्केट पे, तो ये चाहे कि नए एक्टर्स आके मार्केट को कैप्चर करें या मार्केट में नए एक्टर्स आके अपना रोल प्ले करें, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो फेमिनिस्ट थिंकर का ये मानना है कि जो क्लास डिवीज़न बना है, क्लास स्ट्रगल करते हैं, उसमें फेमिनिस्ट का बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि इन बेचारों को आगे नहीं आने दिया जाता है। जो पहले से खेले खिलाए खिलाड़ी वही खेलते रहते हैं मार्केट में, और उन लोगों को बिल्कुल भी आने नहीं दिया जाता, जिससे क्या होता है जेंडर इनइक्वालिटी होती है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो जाता है, क्योंकि हम कहीं पब्लिक प्लेसेस पहुँच नहीं पाते हैं जहाँ पे आगे चल के हम किसी भी चीज़ का हक बना सकें या फिर हम कोई भी अपनी बात रख सकें। इको फेमिनिस्ट लिंक बिटवीन नेचर एंड वुमेन। इको फेमिनिज्म का कहना ये है कि जो अगर हम फेमिनिज्म को स्टैब्लिश करेंगे, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, तो हम इकोलॉजी को सस्टेन कर पाएंगे। कैसे, इनका मानना है जो औरतें होती हैं वो इको नेचर से या फिर इको सिस्टम से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं। हाँ ये बात सही भी है, मतलब मोस्टली मैंने देखा है उनको पसंद होता है ये गार्डनिंग वगैरह करना। तो इस उनका मानना है कि जिस तरीके से मैन अपनी रेस में लगा हुआ है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, सारे पेड़ काट दो, नेचर ख़राब कर दो, अपनी ज़रूरतों का सामान बना लो, तो इको फेमिनिस्ट मानते हैं कि देखो अगर हम विमेंस को अगर आगे सपोर्ट करोगे, हमें हर चीज़ में सपोर्ट करोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। हम नेचर को भी सस्टेन करेंगे, इकोलॉजी भी हमारी बनी रहेगी और हमारी ग्रोथ भी होगी। इस तरीके से बात करते हैं। ब्लैक एंड पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म फोकस ऑन रेस, कॉलोनिज्म एंड जेंडर। जो ब्लैक फेमिनिज्म है ये अफ्रीका से एसोसिएटेड है, ठीक है। यहाँ से ये जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज माय ओके। सो जो ब्लैक फेमिनिज्म है वो कहाँ है, अफ्रीका से एसोसिएटेड है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या हुआ था, लोगों ने, वहाँ की औरतों ने राइट्स के लिए डिमांड करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि भाई वो भी कब तक रहेंगी इस सारे भ्रम में कि नहीं हम सुपीरियर नहीं है, हमें नीचे रहना चाहिए, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब वहाँ पे जो डिमांड हुई तो उसको ब्लैक या पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म कहते हैं। लिबरल फेमिनिस्ट का मानना है कि इक्वालिटी होनी चाहिए लीगल रिफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है, मतलब कि हमारे लिए रिफॉर्म्स लेकर आओ, सरकार से हमारी गुहार लगाओ, और हम मतलब गुहार क्या लगाओ, मतलब सरकार को हम इतना प्रेशराइज कर देंगे वो मजबूर हो जाएगी हमारे हक की बात करने के लिए। तो लिबरल फेमिनिस्ट ये कहते हैं मूवमेंट के थ्रू करो, ये करो, मारा धाड़ी मत करो, रिवोल्यूशन मत करो, ठीक है। इस तरीके की ये लोग बात करते हैं।
अब देखो ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और ये सारे याद करने हैं। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको समझनी है और वो करनी है, ये वनडे एग्जाम है, सारे ऑप्शंस आने, सारी चीज़ें रटनी है, ठीक है। मेरे समझाने से कुछ नहीं हो जाएगा, और हाँ समझाने से आपको एक आइडियोलॉजी का ना बेसिक कोर पता लग जाएगा। अच्छा ये कहती है, वो कहती है, तो आपको पता है क्या है, ऑप्शन आएंगे ना तो आपके दिमाग में अपने आप क्लिक करेगा, हाँ ये जो आइडिया है ये इससे एसोसिएट हो सकता है, क्योंकि हमने आइडियोलॉजी पढ़ी है। अब मैं बोल दूँ आपसे कि पेट्रियार्की को डिस्कार्ड करते हैं और 4-5 ऑप्शन दे दूँ, मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट, लिबरल और कंजर्वेटिस्ट, तो आपको पता है सबसे पहले दिमाग में आपके फेमिनिस्ट आएगा। हाँ फेमिनिस्ट करते, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है जो फेमिनिज्म है वो पेट्रियार्की के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। उनको नहीं चाहिए कि इतनी ज़्यादा पेट्रियार्की को हम सपोर्ट करें कि उनको जो मैन है उनको सर पे चढ़ा के रख लें, वही हमारी सारी ज़िंदगी का फैसला करें। इस तरीके की जब सोच आ जाती है आपके दिमाग में, जब इस तरीके के थॉट्स आ जाने लगते हैं कि अच्छा ये फेमिनिस्ट इस आइडिया पे बिलीव करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो आप आराम से ऑप्शन कर ले जाते हो कि हाँ ये वाला इसका सही है। बाकी जो लर्न करने की चीज़ है वो है इनके बुक्स और इनके थिंकर्स। देखो जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, इनकी बुक तो पता नहीं कितनी बार पूछ ली गई है, द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन, तो ये बुक याद करनी है, ठीक है। और देखो इसमें ऑप्शन में पता है क्या आता है कि इन थिंकर्स में जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, एक ये थिंकर है, वो थिंकर है, ये इन सारे थिंकर्स में कौन सा फेमिनिस्ट थिंकर नहीं है, इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फेमिनिस्ट थिंकर हैं, कौन कौन से फेमिनिस्ट थिंकर नहीं है। तो इसमें दूसरे हैं सैमन ड्यूबोर, इनका द सेकंड सेक्स, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली बुक कई बार पूछी गई है, अभी जून के एग्जाम में भी इस बुक के बारे में जिक्र किया गया था, ठीक है। पेटी फ्रेडमैन का है द फेमिनिस्ट मैस्टिक, एंड द बेल हुक का है द फेमिनिज्म इज़ फॉर एवरीबडी, एंड जूडिथ बटल का है जेंडर ट्रबल। ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसमें एक भी बुक ऐसी नहीं है जो मैं हटा दूँ या मैं बोल दूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना अच्छे से और आपको आराम से समझ में आ जाएगा, हो जाएगा आपका इतने में। देन अब देखो इंडिया में भी फेमिनिज्म की एक बहुत बड़ी लहर आई थी, इसमें देखो सबसे ऊपर आती हैं सावित्रीबाई फुले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी थी। ये आपकी यूनिट नंबर 3 में जब आईपीटी पढ़ाऊंगी मैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसमें सावित्रीबाई फुले के बारे में। ये इतनी रिवोल्यूशनरी थी कि उनके पापा ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण समाज से थी, ठीक है। उनके पापा ने इन्हें बहुत पढ़ने लिखने के लिए सपोर्ट किया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे सोशल नॉर्म्स को तोड़ के अपने लिए क्या आगे बढ़ी, घर से बढ़ी आगे, और उन्होंने सारे वेद मतलब हर चीज़ पढ़ी, जो मना था संस्कृत नहीं पढ़ने देना है किसी को, विमेंस को, और जो छोटी कास्ट के शूद्र वूद्र हैं उनको नहीं, इन्होंने सब किया, ठीक है। ऊपर से क्या था कि इंटरकास्ट मैरिजेस को बहुत ही ज़्यादा उस तरीके से देखा जाता था कि मार वार देते थे लोग दूसरों को, तो इन्होंने क्या है अपने से छोटी जात वाले के साथ शादी की थी, ठीक है। इन्होंने लास्ट में आके क्रिश्चियनिटी अपना ली थी, मतलब एक औरत होकर इन्होंने जो रेवोल्यूशन क्रिएट किया था इंडिया में, वो बहुत बहुत अलग ऑरा था इनका, मतलब कि तुम अकेले हो। और उन्होंने बहुत सारे फिर शारदा सदन बनाया, प्रोस्टिट्यूट के लिए अलग बनाया, विमेन रिमैरिज की बात की, उनके लिए शेल्टर बनाए, तो बहुत इनके बारे में हम बहुत डीप में पढ़ेंगे अपने 3rd यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे बस फेमिनिस्ट थिंकर के बारे में दिए गए हैं, जो है सावित्रीबाई फुले हैं, ताराबाई शिंदे हैं, कमला बसेन हैं। इश्यूज़ किसके बारे में करते हैं, डाउरी के बारे में। देखो इंडिया में सबसे बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा इशू किसका है, डाउरी का है, ठीक है। मतलब ये डाउरी ले लेते हैं उसके बाद भी परेशान करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस, घर में मारपीट करते हैं, ठीक है, मारते तोड़ते हैं, उनके साथ सेक्सुअली उनको बहुत ज़्यादा वो करते हैं, डिप्रेस करते हैं, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। एजुकेशन के नाम पे पढ़ने नहीं देते हैं, तो ये एजुकेशन को लेकर आगे आते हैं, ठीक है। एजुकेशन की बात करते हैं कि हमें लड़कियों को पढ़ाने देना चाहिए, सारे बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है, इस तरह की बातें करते हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात तो बहुत बाद में आके करते हैं, ठीक है। जब तुम घर से नहीं निकल पाओगे, तुम्हें एजुकेट नहीं किया जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, तो तुम रिप्रेजेंटेशन की बात कैसे कर सकते हो। तो ये बात तो बहुत बाद में उठती है कि हमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो, हमें लोकल इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन दो, फिर हमें चल के पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दो, ताकि हम भी अपने हक की आवाज़ उठा सकें। देखो एक लीडर होता है किसी का, मान लो तो मैं एज अ पर्सन पार्लियामेंट में अगर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरी ही वॉइस जा रही है, मेरे पीछे मुझे जितने भी सपोर्ट किया, मुझे 1 लाख औरतों ने सपोर्ट किया, उन सब की मैं आवाज़ बन के कहाँ जा रही हूँ, सरकार तक जा रही हूँ। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा सबसे फ़ायदा, ठीक है। फेजेस ऑफ इंडियन फेमिनिज्म, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड कंटेम्प्रेरी, ये फेजेस दिए गए इंडियन फेमिनिस्ट में, इसमें से क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। और फेमिनिस्ट से अब तक इंडिया में तो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हाँ ये सारे जो हैं सावित्रीबाई फुले से क्वेश्चन रिलेटेड आया था, ये एक फेमिनिस्ट थिंकर थी ऑफकोर्स, तो इनकी बात कर लेते हैं हम। हाँ यहाँ पे एक सैम्पल क्वेश्चन है, हु रोड द सेकंड सेक्स
बुक, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। रेडिकल फेमिनिज्म सी द मेन सोर्स ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन। मैन किसको देखता है? पेट्रियार्की को देखता है। पेट्रियार्की क्या है? सब में कमाल मचाया, ठीक है, सबको परेशान करे। पेट्रियार्की से तो हम परेशान हैं आज तक। तो इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। आई होप सारे लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। और फेमिनिस्ट से ज़्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको बता दूं, जितना भी था मैंने सारा पढ़ा दिया है, बस आप उसके कोर कॉन्सेप्ट समझ लेना। किस तरीके से ये जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, पेट्रियार्की को डिस्कार्ड करते हैं, वोटिंग राइट्स की बात करते हैं, और सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, जेंडर इश्यूज़ की बात करते हैं, लीगल राइट्स की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी बुक्स हैं और थिंकर्स है, वो याद कर लेना, आपका हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने इसमें सारा पढ़ा दिया है और इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो सारे लोग, ठीक है, गुड बाय, अपना ख्याल रखना और सारे लोग अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलती हूँ आपको कल नई वीडियो के साथ, ठीक है।